हेलो दोस्तों, मैं नीतू आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल यूजीसी नेट सेल्फ स्टडी में। और जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि यहाँ पर डेली आपकी सीरीज हो रही है और ये सीरीज आपके बीपीएससी टीआरई 4 के लिए इम्पोर्टेंट है ही। साथ में बिहार स्टेट जो कि आज से फॉर्म रीओपन हो चुका है, तो बिल्कुल जो भी स्टेट में बैठना चाहते हैं वो कंटिन्यूअस मेरे क्लास से जो कि सीरीज में चला रही हूँ घटना चक्र से काफ़ी हेल्प पहुँचाने वाली है सभी के लिए। तो बिल्कुल बिहार स्टेट के लिए जो है ये रामबाण सिद्ध होने वाला है, साथ में बीपीएससी टीआरई 4 के लिए भी। तो बिल्कुल इसे देखें, काफ़ी हेल्प मिलने वाली है इससे। और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करें, लाइक भी करें, सब्सक्राइब कर लें चैनल को ताकि हर इम्पोर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। उसके लिए बेल आइकन को प्रेस जरूर से करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और यहाँ पर मैं करा रही हूँ अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, जो कि काफी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपके बिहार स्टेट और साथ ही बीपीएससी टीआरई 4 के लिए और अन्य यूपी एलटी एग्जाम के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। तो ये मिला जुला कर सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो बिल्कुल इससे जुड़े और देखें हमारे साथ प्रश्नों को। तो चलिए आज के पहली सीरीज का पहला प्रश्न देखते हैं क्या है। जो मृत्यु को जीत ले के लिए दिए गए विकल्पों में कौन सा विकल्प सही है? ऑप्शन है मरणासन, विजयी, मृत्युंजय या फिर अमर। एक देख सकते हैं 1995 और 1982 में पूछा गया प्रश्न है। तो बिल्कुल इसे देखें और बताएं ऑप्शन फोर्थ ऑप्शन में आपका कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो। तो जो मृत्यु को जीत ले उसे कहा जाता है दोस्तों मृत्युंजय। क्या कहा जाएगा? मृत्युंजय। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो मृत्यु को जीत ले उसे मृत्युंजय कहा जाता है ना। और इसी प्रकार अमर शब्द इसके लिए प्रयुक्त होता है जिसकी मृत्यु ना हो। ठीक है, जो मृत्यु को जीत ले उसे तो मृत्युंजय कहा जाएगा, लेकिन जो जिसकी मृत्यु ना हो वो अमर कहलाता है। मरणासन जो मृत्यु के समीप हो उसे मरणासन कहा जाएगा और जिसकी जीत हुई हो उसे विजय कहा जाता है। तो फोर्थ ऑप्शन को आप लोगों ने यहाँ पर डिटेल्स में देखा, जो कि काफी महत्वपूर्ण है परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न थोड़ा सा मैं बड़ा कर लेती हूँ। अगला प्रश्न है कि अनुग्रहित। आप इस शब्द को थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे क्योंकि यहाँ से ये प्रश्न आपके बीपीएससी टीआरई 3 में पूछा गया था कि अनुग्रहित का शुद्ध रूप आपको लिखना है। तो देख लें एक बार कि अनुग्रहित किस प्रकार लिखा जाता है। तो अनुग्रहित शब्द के लिए एक वाक्य आपको बताना है क्या होगा। जो अनुग्रह के योग्य हो, जो अनुग्रह से युक्त हो, जो झूठा ना हो, या फिर जो किए गए उपकार को ना मानता हो। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन है, जल्दी से कमेंट करेंगे कि क्या होगा आपका आंसर। और ये देख सकते हैं 1994 में पूछा गया प्रश्न है। तो ऐसे प्रश्न जो कि लेटेस्ट भी आपके इसमें इंक्लूड है और साथ में प्रीवियस प्रश्न यानी कि बहुत पुराना प्रश्न भी इसमें शामिल है। तो मिला जुला कर ये बुक जो है काफी महत्वपूर्ण है आपके एग्जाम के लिए। बार बार मैं बता रही हूँ कि बीपीएससी टीआरई 4 और खासकर बिहार स्टेट सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो बिल्कुल देखें और लाइक भी करें और शेयर भी करें साथ साथ। तो अनुग्रहित शब्द के लिए जो एक वाक्य होगा दोस्तों यहाँ पर, तो जो अनुग्रह से युक्त हो उसे अनुग्रहित कहा जाता है, ध्यान रखना है। बी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। यहाँ पर थोड़ा सा देखना जरूरी है। जो अनुग्रह के योग्य हो उसे अनुग्रह कहा जाता है। जो जूठा ना हो उसे अनुचिष्ट कहा जाता है। जो किए गए उपकार को ना मानता हो उसे कृतघ्न कहा जाता है। ध्यान रखना है, ये वर्ड काफी पूछा गया प्रश्न है। अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला जो प्रश्न है कि अनिर्णित के लिए एक वाक्य है जिसका निर्णय हो सकता है, जिसका निर्णय ना हुआ हो, निर्णय के रूप में होने वाला, या फिर जिसका निर्देश ना हो सके। तो ऑप्शन फोर्थ है यहाँ आपको और देना है कि कौन सा आंसर आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। और देख सकते हैं यूपीपीसीएस मेंस 1994 में ये प्रश्न आया हुआ है। तो अनिर्णित के
एक वाक्य जो यहाँ पर सही होगा क्या होगा? अनिर्णित। तो बिल्कुल यहाँ पर बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा कि जिसका निर्णय ना हुआ हो उसे अनिर्णित कहा जाता है। अनिर्णित, ठीक है, क्या कहा जाएगा? अनिर्णित। तो जिसका निर्णय ना हुआ हो उसे अनिर्णित कहा जाता है। आगे देख लेते हैं कि जिसका निर्णय हो चुका हो उसे निर्णित कहा जाएगा। निर्णय के रूप में होने वाला को निर्णयात्मक कहा जाता है। जिसका निर्देश ना हो सके उसे अनिर्देशीय कहा जाता है। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? जिसका निवारण ना हो सके के लिए एक शब्द है अविकल, अनिवार्य, अनिर्णित या फिर अनिवार्य। तो जिसका निवारण ना हो सके उसे क्या कहा जाएगा? आप देख सकते हैं 2014 में ये प्रश्न पूछा गया है। तो बिल्कुल जो जिसका निर्णय ना हो सके उसको अनिवार्य कहा जाता है, कि जिसका निवारण ना हो सके उसे क्या कहा जाएगा? अनिवार्य। उसके लिए एक शब्द है अनिवार्य। जिसका निर्णय ना हो सके उसे अनिर्णित कहा जाता है। अविकल, अविकल यानी कि ज्यों का त्यों के लिए अविकल शब्द का निर्धारण किया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है कि जो अवश्य होने वाला हो के लिए उपयुक्त शब्द क्या हो सकता है? निश्चित होगा, अवश्य होगा, अवश्यंभावी होगा या फिर शाश्वत होगा दोस्तों। और ये 1994 में पूछा गया, यूपीपीसीएस मेंस में पूछा गया प्रश्न है। तो जो अवश्य होने वाला हो उसे एक शब्द में आपको देना है आंसर, क्या होगा? तो बिल्कुल जो अवश्य होने वाला हो उसे कहा जाता है अवश्यंभावी। क्या कहा जाता है? अवश्यंभावी। सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। जबकि शाश्वत शब्द जो हमेशा रहने वाला हो, जैसे आपका सनातन धर्म हो गया है ना, शाश्वत। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि चिन्हित शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य क्या हो सकता है? जिस पर चिन्ह ना लगाया गया हो, जिसकी चिंता करना उचित हो, जो चिरकाल तक जीवित रहे, या फिर जिस पर चिन्ह लगाया गया हो। तो ये आसान सा प्रश्न है आपके लिए। 1994 में पूछा गया प्रश्न है दोस्तों। तो जल्दी से बताएंगे कि चिन्हित शब्द के लिए उपयुक्त वाक्य क्या होगा। तो चलिए देखते हैं आंसर। तो यहाँ पर आंसर जो होगा जिस पर चिन्ह लगाया गया हो उसे चिन्हित कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला जो प्रश्न है आपका क्या है देख लेते हैं। अब देखिए कि जिसकी चिंता करना उचित हो उसे चिंतनीय कहा जाता है। जो चिरकाल तक जीवित रहे उसे चिरंजीवी कहा जाता है। जिस पर चिन्ह ना लगाया हो उसे अचिन्हित कहा जाता है। इसे भी ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न को देख लेते हैं। जिसकी ग्रीवा सुंदर हो के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? सुलोचन, सुग्रीव, सुनयन, सुषुप्सा। सुषुप्सा। तो यहाँ पर देख सकते हैं दो परीक्षाओं में पूछा गया है, अलग अलग ईयर्स में। और यहाँ पर ये प्रश्न आपको ध्यान में रखना है कि जिसकी ग्रीवा सुंदर हो उसके लिए क्या उचित होगा यहाँ पर आंसर। तो बिल्कुल जिसकी ग्रीवा सुंदर हो उसे सुग्रीव कहा जाता है। जिसके लोचन सुंदर हो उसे सुलोचन, जिसके नयन सुंदर हो उसे सुनयन, जिसकी सुसुप्सा सोने की इच्छा के लिए प्रयुक्त होता है। आगे प्रश्न देख सकते हैं कि जिसकी ग्रीवा सुंदर हो वही है सुग्रीव। यहाँ पर भी ऑप्शन करेक्ट है। ये 2016 में जो पुनः परीक्षा हुई थी, जो रद्द हुई थी ना, उसी में दोबारा पूछा गया था। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, किसी छोटे से छोटे काम में त्रुटि ढूंढना के लिए एक शब्द क्या होगा? आलोचक, छिंद्रान्वेषी, ईर्ष्यालु या फिर अज्ञानी। और ये मेंस 2009 में यूपी लोअर सब्जेक्ट में पूछा गया था। तो बताएंगे कि किसी छोटे से छोटे काम में भी त्रुटि ढूंढना के लिए एक शब्द क्या होगा। तो बिल्कुल यहाँ पर जो होगा छिंद्रान्वेषी उसे कहा जाता है, आलोचक नहीं कहा जाएगा। आलोचक आलोचना करने वाले की कहा जाता है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि किसी विषय या वस्तु पर आलोचना जो करते हैं उसे आलोचक की संज्ञा दी जाती है। और किसी से ईर्ष्या रखने वाले को ईर्ष्यालु कहा जाता है। जो कुछ नहीं जानता है उसे अज्ञानी कहते हैं। आगे देख लेते हैं अगले प्रश्न को। यहाँ पर ये जो प्रश्न है कि सव्यसाची शब्द के लिए एक वाक्य क्या होगा? सदा सत्य बोलने वाला,
बाएं हाथ से कार्य करने वाला, जिसने बहुत कुछ सुना हो, अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करने वाला। दोस्तों, तो यहाँ पर 2009-2002 में पूछा गया प्रश्न है, बताएंगे जल्दी से क्या होगा। सव्यसाची। तो बिल्कुल यहाँ पर जो प्रश्न आपका आंसर सही होगा, बाएं हाथ से कार्य करने वाले को कहा जाता है सव्यसाची। आपको ध्यान में रखना है। और यहाँ से प्रश्न आपके पूछे जाने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 4 में और बिहार स्टेट में। तो बिल्कुल व्याकरण से बहुत प्रश्न पूछे जाते हैं बिहार स्टेट में, तो बिल्कुल इसे देखिए अनिवार्यतः। चलिए आगे देख लेते हैं कि सदा सत्य बोलने वाला सत्यवादी कहलाता है, जिसने बहुत कुछ सुना हो उसे बहुश्रुता कहते हैं, और अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करने वाला स्वेच्छाचारी कहलाता है। आगे देख लेते हैं अगला प्रश्न जो है, ऐसी कन्या जिसके विवाह का वचन दिया गया हो के लिए एक शब्द क्या है, तो वाग्दत्ता कहते हैं उसे। ठीक है, ऐसी कन्या जिसके विवाह का वचन दे दिया गया हो उसे वाग्दत्ता कहा जाता है। और ये भी यूपी लोअर सब्जेक्ट मेंस 2009 में पूछा गया प्रश्न है। आगे देख लेते हैं थोड़ा सा, जिस कन्या का अभी अभी विवाह हुआ हो उसे नवोढ़ा कहा जाता है। जिस स्त्री का पति विदेश गया हो उसे प्रोसित पतिका कहते हैं। जिस स्त्री का पति विदेश से आया हो उसे आगत पतिका कहा जाता है। और यहाँ से प्रश्न आपके बीपीएससी टीआरई थर में पूछा गया है। अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि जिसे वेतन ना मिलता हो के लिए उपयुक्त शब्द क्या है। भिखारी, वैतनिक, अवैतनिक या फिर आकाशवृत्तिक। तो बिल्कुल आसानी से सवाल को बता सकते हैं कि उसे अवैतनिक कहा जाता है। चलिए, अवैतनिक जिसे वेतन पर जो काम करते हैं उसे वेतनिक कहा जाता है। जैसे हम अभी वेतन पे काम कर रहे हैं तो हम वेतनिक कहलाएंगे, और जो रिटायर हो चुके हैं वो अवैतनिक कहलाएंगे, है ना। और ईश्वर के सहारे अनिश्चित आय को आकाशवृत्ति कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, जो किसी अन्य व्यक्ति के स्थान पर कार्यरत हो, शब्द समूह के लिए उपयुक्त शब्द कौन सा होगा। स्थानापन्न, स्थानांतरित, एकाधिकार या फिर निरूपाय। और ये देख सकते हैं यूपी लोअर सब्जेक्ट मेंस 2008 में पूछा गया प्रश्न है। तो बताएंगे कि क्या होगा, जो किसी अन्य व्यक्ति के स्थान पर कार्यरत हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा बिल्कुल स्थानापन्न होगा। ठीक है, और ये जो प्रश्न है ये भी बिहार स्टेट में आया हुआ है। अगले प्रश्न को देखेंगे दोस्तों, और उससे पहले देख लेते हैं कि एक स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर किया हुआ स्थानांतरित कहा जाता है। जिस पर दूसरे का अधिकार ना हो उसे का अधिकार कहते हैं। जिसका कोई उपाय नहीं है उसे निरुपाय कहा जाता है ना। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न जो है आपको आंसर दिख ही गया है। जो उस पद पर होने के कारण किसी कार्य में रत हो, शब्द समूह के लिए एक शब्द का चयन करना है तो उसे पदेन कहा जाता है। काफी महत्वपूर्ण है ये प्रश्न, ध्यान में रखना है इसे। और ये 2008 में पूछा गया था और 2024 में भी आज आया हुआ है, तो बिल्कुल इसे ध्यान में रखेंगे। अब देख सकते हैं कि जो वह व्यक्ति जिसे कुछ पाने या करने का अधिकार हो उसे अधिकारी, तथा वह जो किसी पद पर रहते हुए सब अधिकार प्राप्त करता है उसे पदाधिकारी कहते हैं। जिसकी प्रतिष्ठा हो उसे प्रतिष्ठित कहा जाता है। अगले प्रश्न को देखेंगे कि जो कुछ समय के लिए नियुक्त किया गया हो उसके लिए सही शब्द होता है अंशकालिक। जो कुछ समय के लिए नियुक्त किया जाता है। जो आधी अवधि तक काम करता है उसे अर्धकालिक, जो पूरा समय तक काम करता है पूर्णकालिक कहलाता है, जो उसी समय में हो उसे समकालिक कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका, जो आधी अवधि तक काम करता है अभी आपने देखा अर्धकालिक कहलाता है, और 2008 में पूछा गया प्रश्न है। वह राज्य के धन जो किसानों की सहायतार्थ दिया जाता है उसके लिए उचित शब्द क्या होगा। ऋण, तकावी, अनुबंध या फिर अनुग्राह। और ये 2008 में प्रश्न आया हुआ है। तो वह राज्य के धन जो किसानों की सहायता के लिए दिया जाता है, तो बिल्कुल यहाँ पर आपका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा तकावी। क्या कहलाएगा, तकावी।
इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा यहाँ पे। उधार लिया हुआ धन ऋण कहलाता है। किसी कार्य हेतु दो पक्षों में समझौता अनुबंध कहलाता है। जो अनुग्रह के योग्य हो उसे अनुग्रह कहा जाता है। अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका, जिस भूमि में कुछ ना पैदा होता हो के लिए एक शब्द है उर्वरा, बंजर, निर्जन या फिर निर्जर। और ये प्रश्न आपका पीजीटी बीपीएससी तैयारी थर में आया हुआ है। तो ऐसे प्रश्न को बिल्कुल आपको ध्यान में रखना है। जो कि प्रश्न आया हुआ है और प्रीवियस प्रश्न हो, वो कभी भी आपसे पूछ लिया जाता है, चाहे वो कितना भी पुराना हो। तो प्रश्न कभी पुराने नहीं होते हैं, वो जब पूछ लिया जाता है तो वो नए ही कहलाएंगे। तो इसीलिए आपको प्रैक्टिस लगाना जरूरी होता है। प्रैक्टिस कीजिए, काफी महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर जो आपका आंसर होगा दोस्तों, बिल्कुल आपका बंजर होता है। जिस भूमि में कुछ ना पैदा होता हो, बंजर। और यहाँ से भी प्रश्न आपके पूछे गए थे। जिस भूमि में अन्न पैदा हो, उपजाऊ या उर्वरा, तथा जिस जहाँ आबादी ना हो के लिए निर्जन। अब देख ले, जहाँ आबादी ना हो उसे निर्जन, और जो वृद्ध ना हो उसे निर्जर कहा जाएगा। अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है, जहाँ आबादी ना हो। अभी आपने देखा कि जहाँ आबादी ना हो वहाँ क्या कहलाएगा, निर्जन कहलाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, जीवन के एक अंश को लेकर लिखा गया प्रबंध काव्य के लिए प्रयुक्त शब्द का चयन करना है। जीवनी होगा, संस्मरण होगा, खंड काव्य होगा या फिर महाकाव्य होगा। और ये 2008 में पूछा गया प्रश्न है। तो बिल्कुल जीवन के एक अंश को अगर लेकर लिखा गया प्रबंध काव्य तो क्या कहलाता है, तो वो खंड काव्य कहलाता है। चलिए आगे है, किसी व्यक्ति के अस्मरणीय घटनाओं का उल्लेख हो उसे संस्मरण कहा जाता है। दूसरे के द्वारा लिखित जीवन चरित्र को जीवनी कहते हैं। और संपूर्ण जीवन के सर्गबद्ध काव्य को महाकाव्य कहा जाता है, जैसे साकेत हुआ है ना। और जीवनी जैसे प्रेम, कलम का सिपाही जीवनी हो गया। और फिर खंड काव्य आपने देखा होगा, यशोधरा खंड काव्य है। तो ऐसे तमाम खंड का, महाकाव्य, संस्मरण भरे पड़े हैं आपके हिंदी साहित्य में। तो ध्यान में रखना है। वातानुकूलन शब्द के लिए एक वाक्य है, जहाँ तापमान घटता बढ़ता हो, जहाँ तापमान समान हो, वह स्थान जहाँ सर्दी गर्मी को नियंत्रित किया गया हो, या फिर वह स्थान जहाँ सर्दी गर्मी समान हो। क्या होगा ऑप्शन, तो जल्दी से बताएंगे। और ये 2008 में प्रश्न यहाँ से आया हुआ है। तो चलिए देख लेते हैं। सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा, वातानुकूलन वह स्थान जहाँ सर्दी गर्मी को नियंत्रित किया हो, किया गया हो। तो सी ऑप्शन आपको करेक्ट यहाँ पर मिलेगा। और आपको ध्यान भी रखना है कि वातानुकूलन क्या होता है। जहाँ तापमान समान हो उसे समताप कहा जाता है। जहाँ तापमान घटता बढ़ता हो उसे विषमताप कहते हैं। वह स्थान जहाँ सर्दी गर्मी समान हो उसे समशीतोष्ण कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है आपका, निम्न में कौन सा शब्द जिसको छोड़ा नहीं जा सकता के लिए उपयुक्त है। तो अत्याज्य क्या कहा जाता है, जिसको छोड़ा नहीं जा सकता है उसे अत्याज्य कहा जाता है। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। आगे देख लेते हैं अन्य, जिसको छोड़ा जा सकता है उसे त्याज्य कहा जाता है। जिसको क्षमा न किया जा सके अक्षम्य, तथा जिस पर अभियोग लगाया गया हो उसे अभियुक्त कहते हैं। अगले प्रश्न को देख सकते हैं। अगला प्रश्न जो है कि श्रवण चक्षुक शब्द के लिए एक वाक्य क्या होगा, जिसके नयन सुंदर हो, जो आंखों से सुनता है, जिसका मुख सुंदर हो, या फिर जिसे पुराण उपनिषद का अच्छा ज्ञान हो। कौन सा प्रश्न आपको सही यहाँ पर दिख सकता है और दिखेगा, तो बताएंगे जल्दी से कि श्रवण चक्षुक शब्द के लिए उपयुक्त यहाँ पे अर्थ क्या निकल रहा है वाक्य। तो बिल्कुल यहाँ पर जो आपका आंसर होगा दोस्तों, बी ऑप्शन आपका राइट होगा। जो आंखों से सुनता है उसे श्रवण चक्षु कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। अन्य को भी देख लेते हैं। जिसके नयन सुंदर हो सुनयन कहा जाता है, जिसका मुख सुंदर हो सुमुख, और जिसे पुराण उपनिषद का अच्छा ज्ञान हो उसे ज्ञानी कहा जाता है। आगे प्रश्न है, जो पेट के बल चलता हो उसे
उदरचर कहते हैं। और ये 2006 में भी पूछा गया था और 24 में भी। आगे देख लेते हैं, आकाश में विचरण करने वाला नभचर जो इंद्रियों गो द्वारा ना जाना जा सके उसे अगोचर, जिससे किसी प्रकार की हानि ना हो उसे निरापद कहा जाता है। आगे देखते हैं अगले प्रश्न को, जो छाती के बल गमन करता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा? भूचर, उरग, उदरचर या फिर अचल। और ये 2013 में भी पूछा गया था और ये सेम प्रश्न 2024 में भी आया हुआ है। तो बिल्कुल यहाँ पर उरग होगा दोस्तों, ध्यान रखना है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट होता है यहाँ पर। अगले देख लेते हैं कि भूमि पर चलने वाला भूचर, उदर, पेट के बल चलने वाला उदरचर और जो स्थिर चल ना सके उसे अचल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, जिसका किसी भी तरह उल्लंघन नहीं किया जा सके उसे अनुउल्लंघनीय कहा जाता है, अनुउल्लंघनीय कहा जाएगा। और ये स्पेशल मेंस 2006 में आया हुआ प्रश्न है। जिसका किसी भी तरह उल्लंघन किया जा सके उल्लंघनीय कहा जाता है। पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्यस्थ कोण के लिए वायव्य शब्द सही है। जो बहुत बड़ा विद्वान हो उसे महाप्राज्ञ कहते हैं, महाप्राज्ञ। अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है, 100 वर्षों का समूह वाक्य के लिए सही विकल्प क्या है? शताब्दी, दशक, सहस्त्र या फिर कोटि। और ये 2004 में पूछा गया प्रश्न है, बताएंगे जल्दी से कमेंट कीजिएगा कि क्या होगा। तो बिल्कुल जो 100 वर्षों का समूह हो ना, उसके लिए जो एक शब्द है वो शताब्दी का प्रयोग किया जाता है। और 10 वर्षों का समूह दशक, हजार संबंधी वाक्य के लिए सहस्त्र शब्द सही है। अगले प्रश्न को, वैष्णव शब्द के लिए एक वाक्य है तो विष्णु का उपासक वैष्णव कहलाता है। और ये 2004 में आया हुआ प्रश्न है। तो वीडियो अगर देख रहे हैं दोस्तों तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें साथ साथ, ठीक है। और जो बीपीएससी तैयारी 4 और बिहार स्टेट के लिए तैयारी कर रहे हैं उनके तक भी वीडियो पहुंचाएंगे आप लोग। चलिए अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका, गोद लिया हुआ के लिए सही शब्द का चयन करना है। स्वयंभू, दत्तक, सहोदर या फिर औरस कहलाता है। और 2 परीक्षाओं में अलग अलग पूछा गया है, ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। तो गोद लिया हुआ के लिए क्या होगा? तो बिल्कुल दत्तक कहलाता है दोस्तों, जैसे झांसी की रानी ने लिया था। तो ध्यान रखना है, इसे ही एग्जाम्पल समझ के, अगर ध्यान ना रहे तो। स्वयंभू, स्वयं से उत्पन्न होने वाला स्वयंभू कहलाता है। एक ही उदर से उत्पन्न होने वाला सहोदर, जो विवाहिता स्त्री से उत्पन्न पुत्र हो उसे औरस कहा जाता है। और आज के लास्ट प्रश्न को हम देखने वाले हैं, जो स्त्री कविता रचती है उसे कवित्री कहा जाता है। और कवयित्री, इसको ध्यान में रखना है क्योंकि ये जो प्रश्न है ना, यहाँ से प्रश्न आपके बीपीएससी तैयारी 3rd में पूछा गया था, शुद्ध और अशुद्ध शब्द में। तो बिल्कुल इसे गंभीरता पूर्वक देखना है। सभी जितने भी देख सकते हैं, 300 प्रश्न को मैं अभी तक करा चुकी हूँ केवल, जो कि एक अनेक शब्दों के बदले एक शब्द, 300 प्रश्न आज कंप्लीट हुए हैं। और इससे पहले शुद्ध और अशुद्ध जितने भी प्रश्न अभी तक बने हैं लेटेस्ट से पुराने तक, सभी मैं कराई हूँ। और अन्य टॉपिक भी, पर्यायवाची भी मैंने कराया है। तो जितने भी टॉपिक अभी बचे हुए हैं सभी मैं कंप्लीट कराने वाली हूँ। तो बिल्कुल आप बने रहें इस चैनल के साथ, और जितना हो सके उतना शेयर भी करें, अपने ग्रुप में भी करें, दोस्तों में भी करें। तो बिल्कुल दोस्तों सपोर्ट भी करें और शेयर भी करें चैनल को। और हिंदी साहित्य के हर टॉपिक को मैंने कंप्लीट करा रखा है इसी चैनल पर। तो प्लेलिस्ट है, टॉपिक वाइज वीडियो डाला हुआ है मैंने, क्वेश्चन सीरीज, तो जरूर से देख लें। प्रीवियस प्रश्न भी डाला है और एमसीक्यू को भी डाला हुआ है, तो उसे भी देखें। और फिर मैं नए सीरीज को, घटना चक्र जो लेटेस्ट बुक है उसे मैं कराने वाली हूँ। तो बिल्कुल बने रहें इस चैनल के साथ। चलिए, थैंक यू सो मच। फिर मिलती हूँ नए प्रश्नों के साथ। चलिए।